आपका बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य का जिस पे हम डिटेल करेंगे कि ये चैप्टर आगे क्या हो सकता है। तो होप सो लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई चीजें आप लोगों को बढ़िया क्लियर होंगी। तो वो अगर क्लियर है तो आज का टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम ये बात करें, इस चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अगले विषय पे बात करेंगे और उसमें मुख्य रूप से टॉपिक होगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसका नाम है गर्भ निरोधक युक्ति। ठीक है, गर्भ निरोधक युक्ति। लास्ट क्लास तक मैंने जो इस टॉपिक पे आपको डिस्कशन किया था वो टॉपिक था, सबसे पहले मैं आपको एक बार हिंट कर देता हूं कि मैंने आपको सबसे पहले क्या क्या पढ़ा दिया है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था प्राकृतिक विधियों के बारे में। इनमें से कौन कौन सी विधियां जो हैं वो प्राकृतिक विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधियां जो हैं क्या है, प्राकृतिक विधियां हैं। और अभी जो हम लोगों को यहां पर करेंगे प्राकृतिक विधियों के बाद जो दूसरी विधि, पहली विधि ये हो गई हमारे पास प्राकृतिक विधि की। ठीक है भाई, नेचुरल तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो हमने पढ़ा है रोधक। ठीक है, जिसे हमने पढ़ा था बैरियर। ठीक है, रोधक बैरियर, प्राकृतिक विधियां, रोधक बैरियर, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं। हम इन दो विषयों के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्राकृतिक विधियों के 2-3 प्रकार पढ़ लिए थे भाई हम लोगों ने। यहां पर सबसे पहला पॉइंट ए देखा जाए तो इसमें से मतलब क्या बोलेंगे उसे, लैक्टेशन एमोनेरिया, और इसके अलावा आपके पास में जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो ये था, मतलब लैक्टेशन में हिंदी में क्या कहते हैं, स्तनपान अनार्तव। हाँ, स्तनपान अनार्तव, आवधिक संयम, पेरियोडिक एब्सिस्टेंस एंड क्वाइटस इंटरप्टस मींस बाह्य स्खलन। ये 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तीनों की कहानियां, क्या क्या मकसद है उनका, ये हम जान चुके हैं। रोधक जो बैरियर है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज होती है, रोधक बैरियर। ठीक है, तो हमारे पास में प्राकृतिक विधियां और रोधक को, इन दो चीजों को हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर कर लिया कि प्राकृतिक विधियां क्या चीज होती हैं और रोधक बैरियर क्या चीज होता है, ये क्लियर है। रोधक में कौन कौन सा, कॉन्डम के बारे में पढ़ा, वॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ लिया है पहले से ही बाकी चीजें, है ना। और क्या था, मतलब ये 2-3 चीजें थी। कॉन्डम को डिटेल कर लिया, कॉन्डम का क्या महत्व, किससे बना हुआ होता है, फीमेल के लिए क्या है, फेमिडोम्स है, इससे बीमारियां भी बचती हैं, और भी बहुत सारी चीजें। मुख्य प्राकृतिक विधियों का कॉन्सेप्ट तो हमने देख ही लिया है भाई कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन तक रिप्रोडक्शन नहीं करना है, जनन नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा स्पर्म को बाहर निकालना है, शुक्राणु को बाहर रिलीज करना है, फीमेल वेजाइना में रिलीज नहीं करना है। फिर किसी विशेष समय पे जो लैक्टेशन एमोनेरिया, बच्चों को लगातार 6 महीने तक दूध पिलाना है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चांस नहीं रह जाते, एंड मैनी मोर थिंग्स, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे इस पे, ये बहुत डिटेल टॉपिक होगा और बहुत शॉर्टली आपको समझना होगा कि ये है क्या। ठीक है, तीसरी विधि जो हमारे सामने आ रही है उसका नाम है आईयूटी। हम कहते हैं इसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये 2 टॉपिक आते हैं। ठीक है, अगर इसे हम कहेंगे हिंदी में तो अंतः गर्भाशय युक्ति। देखो भाई, एक का उद्देश्य था प्राकृतिक तरीके से जन्म को रोकना, दूसरे का तरीके का था स्पर्म नोवा को मिलने से रोकना, रोधक की तरह काम करता था, बैरियर था, दोनों को मिलन को रोक देता था। तीसरा केमिकल जो है नाम है अंतः गर्भाशय युक्ति, मतलब इसका काम भी उसको मिलने बढ़ने से रोकेगा, लेकिन यह उपयोग किया जाएगा कहां पर, गर्भाशय के अंदर लगाया जाएगा इसको। ये जो युक्ति है गर्भाशय के अंदर लगाई जाएगी, मतलब पक्की बात हो गई कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, ये महिलाओं के लिए उपयोग किया जाएगा, नर इसको उपयोग नहीं कर सकते। रोधक नर का कार्यक्रम है, स्पर्म जो है वो, सॉरी, कॉन्डम जो है वो नर मादा दोनों के लिए है, वॉल्ट फीमेल के लिए है, डायफ्राम फीमेल के लिए है। ठीक है, आपके पास आवधिक संयम नर और मादा दोनों के लिए है, लैक्टेशन एमोनेरिया नर और मादा दोनों के लिए है, ये सब नर मादा दोनों के लिए। लेकिन ये जो है ये सिर्फ मादा के लिए, क्योंकि गर्भाशय मादा के पास में होता है। तो हमें गर्भाशय के अंदर कोई ऐसा केमिकल, कुछ ऐसा मटेरियल डाल देना है जो किसी कारण से उन दोनों को मिलने से रोक दे। अब कैसे होगा, यह युक्तियां की सबसे खास बात यह होती है कि गर्भाशय में खुद नहीं लगा सकते, इन्हें डॉक्टर एंड नर्सों के द्वारा ही लगाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा केमिकल है, ये ऐसा कौन सी युक्ति है जो खुद उपयोग नहीं की जा सकती, डॉक्टर और नर्स के द्वारा उपयोग की जाती है। या ये पूछ दिया जाएगा आईयूडी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है,
कौन सी कहानी सही है बताइए, आपको ये पूछ दिया जाएगा, मतलब एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको अगर ये पूछ किया कि आईयूडी जो है वो क्या डॉक्टर नर्स के द्वारा उपयोग किया जाता है, अगर आप यहां पर कंफ्यूज हो आपकी कहानी खत्म। तो इसलिए याद रखना, इसे डॉक्टर और जो अच्छे तरीके से उपयुक्त लोग होते हैं, प्रैक्टिस किया हुआ जिनको है, वो ही उपयोग करेंगे और निकालेंगे भी वही लोग इसको। ठीक है, अनुभवी नर्सों के द्वारा योनि मार्ग से किधर लगाया जाएगा, गर्भाशय में लगाया जाएगा। ये बड़ी चीज है। औरतें गर्भावस्था में देरी चाह रही हो या बच्चे में एक बच्चे से दूसरे बच्चे में गैप चाह रही हो, जब अगर ऐसा चाह रहे अंतराल चाहती होती हैं तो आईयूडी को आदर्श गर्भ निरोधक है, इसको ले सकते हैं। ये ज्यादा समय तक काम करता है, कुछ लोग 4 महीने, कुछ लोग 8 महीने, कुछ लोग 1 साल तक भी उपयोग किए जा सकते हैं। 1 साल तक इनका उपयोग किया जा सकता है और 2 साल 3 साल भी ये गैप बीच में कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्यक्रम, गर्भाशय में उपयोग किया जाता है। अब ये किस तरीके का होता है, इनमें क्या क्या विविधताएं होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास में हमने जितने भी आईयूडी देखे हैं आज तक, आईयूडी देखे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से सबसे पहला वर्ड आता है जिसे कहते हैं औषधि रहित, हम इसे कहते हैं औषधि रहित। ठीक है, हम इसे कहते हैं औषधि रहित। और औषधि रहित का मतलब ये होता है कि ये जो है नॉन मेडिकेटेड, कोई विशेष केमिकल नहीं उपयोग किया जाता है। दूसरा, उसमें केमिकल उपयोग किए जाते हैं पर यह याद रखना उसे कहा जाता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, मतलब कॉपर मुक्त करने वाला। कॉपर समझते हैं ना, कॉपर मुक्त करने वाला जो है आईयूडी, मुक्त करने वाला आईयूडी। एंड तीसरा पॉइंट ये आता है जो कॉपर की जगह हार्मोनल आईयूडी कहते हैं हम इसको। हार्मोनल आईयूडी का मतलब होता है ये हार्मोन रिलीज करता है, यह हार्मोन रिलीज करेगा। हार्मोन रिलीज करेगा कहने का मतलब यह है कि यह हमेशा हार्मोन रिलीज करेगा, मुक्त करेगा हार्मोन्स के द्वारा। मतलब सबके अपने अपने कार्य हैं, कुछ हार्मोन्स के द्वारा वही काम करवाएंगे और सबका एक उद्देश्य बच्चा पैदा करने से रोकना। तो पहला पॉइंट आता है औषधि रहित। आइए देखते हैं कौन है जो औषधि रहित है। तो औषधि रहित का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे अपन कहते हैं लिपिस लूप। ये एक केमिकल है, ये एक प्रकार का है, रबर का बना हुआ रहता है। लिपिस लूप ये नाम है, मैं डायग्राम दिखाता हूं अब इसका। कॉपर रिलीजिंग के 3 नाम आते हैं। एक का नाम होता है कॉपर टी, उसके बाद आता है कॉपर 7, तीसरा नाम आता है जिसे हम कहते हैं मल्टी लोड 375। मल्टी लोड 375 ये सब कॉपर रिलीज करते हैं। और क्या होता है कॉपर से, वो बात का विषय है। हार्मोनल आईयूडी में जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आता है प्रोजेस्टेरेट, प्रोजेस्टेरेट। और साथ ही साथ में एक और वर्ड आता है जिसे अपन कहते हैं LNG-20। LNG एक प्रकार का हार्मोन है, लेवनोस्ट्रगल कहते हैं इसको। लिखने का मन हो तो लिख लेना, कई बच्चे क्या दिमाग में आ जाता है कि यार LNG का फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखना लेवनोस्ट्रगल कहते हैं उसको। वो विशेष प्रकार का केमिकल है और वो यह भी गर्भ निरोधक की तरह कार्य करता है। आइए सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, औषधि रहित आईयूडी। ये जो औषधि रहित आईयूडी है इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, नो केमिकल्स, इसमें कोई केमिकल है ही नहीं। इसका एग्जाम्पल बस पूछा जाएगा, याद रखना, इसमें आपसे उदाहरण पूछा जाएगा तो उदाहरण याद रखना। लिपिस लूप हम इसे कहते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं। इसका काम क्या है आपसे पूछा जाएगा, इसका फंक्शन क्या है, तो ये याद रखना, ये इसका फंक्शन एक ही है, शुक्राणु और की गतिशीलता को कम करना, अंडाणुओं से उनकी निषेचन क्षमता को कम कर देना। अब होता कैसा है, ये ऐसा दिखाई देगा, यहां पर ऐसे, यहां पर इनकी वायर ऐसी लटकी हुई रहती है जिससे ये बना हुआ रहता है, ये ऐसा लटका हुआ है। स्पर्म क्या होता है, जैसे ही गर्भाशय में ये फंसा दिया जाएगा तो ये क्या करता है, कुछ बहुत हद तक स्पर्म को जो है ना, कुछ स्पर्म यहां पर फंस जाएंगे, कुछ स्पर्म यहां पर फंस गए, फिर कुछ यहां फंस गए, फिर कुछ यहां फंस गए। तो अगर मान लो मैक्सिमम स्पर्म जो आगे बढ़ रहा है उनमें से खूब सारे स्पर्म अगर यहीं पर फंस गए तो स्पर्म आगे बढ़ पाए, तो वहां तक कौन पहुंचेगा। तो बहुत सारे स्पर्म को ये आपस में फंसा कर रोक लेता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता।
और जब ऐसा नहीं बढ़ने देगा तो इसकी वजह से याद रखना स्पर्म का मिलने का जो निषेचन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। रबर का बना हुआ रहता है, ये भी बहुत हद तक कारगर है, रोक देता है स्पर्म की गतिशीलता को और स्पर्म के निषेचन की क्षमता को। ये 2 लाइन याद रखना है। तीसरा पॉइंट आता है जिसे अपन कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईओडी। ठीक है, अब आ गया पॉइंट कॉपर रिलीजिंग आईओडी। आईओडी कॉपर कौन रिलीज करता है? तांबा मोचक आईओडी। दो प्रश्न इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहला तो यही पूछा जाएगा कि कौन सा आईओडी कॉपर रिलीजिंग आईओडी, फिर दूसरा तो ये जरूरी है कि भाई कॉपर ही क्यों जरूरी है कॉपर, कॉपर के अलावा बाकी क्यों कुछ नहीं। तो कॉपर के अलावा बाकी जो है वो उतने अच्छे यहां पर काम नहीं कर पाते। कॉपर क्या काम करता है ये हम देखेंगे। कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में सबसे पहला तो आप इसका एग्जांपल पढ़ेंगे यार कि इसका एग्जांपल क्या है। तो आप एग्जांपल में याद रखना सबसे पहले कॉपर टी। क्या कहा है मैंने? कॉपर टी। दूसरा पॉइंट होता है कॉपर 7 और तीसरा पॉइंट होता है मल्टी लोड 375। ये 3 नाम हो गए। आप इस डायग्राम को देखिए, यहां पर ऐसा दिखाई देगा, ये कॉपर टी शेप का है इसलिए कॉपर टी। ठीक है, लगाने का काम है। ये कॉपर 7, ये कॉपर मल्टी लोड 375, तीनों में कॉपर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको देखने के लिए बहुत सारी विधि जो है आप बहुत जाकर आप देख सकते हैं। असल में क्या होता है, ये एक प्रकार का समझ लो छतरी की तरह होता है। अब छतरी क्या पैक्ड है? वो पैक है, तो पैक्ड है तो सीधा रहेगा एकदम, और वो सीधा रहेगा तो वो वेजाइना के थ्रू गर्भाशय तक डाला जा सकता है। गर्भाशय में डालने के बाद जैसे छतरी को ऐसा उसका हैंडल पकड़ के खींचते हैं ना, वैसे इसे भी खींचते हैं ऐसे, और खींचने के बाद जो है ना ये वहां पर ऐसे फैल जाता है, और फैल जाने की वजह से गर्भाशय, अब ये देखो जैसे मान लो ये गर्भाशय एग्जांपल के लिए, ये गर्भाशय है, ठीक है, ये ऊपर वाला गर्भाशय, ये सीधा यहां से ऐसा गया और जैसे ही छतरी खुलता है तो मान लो ऐसा फैल जाता है, तो ये यहां पर टिक गया, ये यहां पर टिक गया, वो जाकर ऐसा वहां पर अटैच हो गया। समझ आ रही मेरी बात? वो जाकर वहां पर फंस गया और फंसने के बाद वो वहां पर रहेगा। अब वो जब तक वहां पर फंसा रहेगा अपनी मर्जी से निकल नहीं सकता, लीकेज के चांस है ही नहीं, वो वैसे ही फंसा हुआ रहेगा जब तक फिर से वो फीमेल जो है, जो नर्स है, वो जो डॉक्टर है, वो उसे फिर से ना निकाले। ये ऐसा ये इसके साथ भी, ऐसा इसके साथ भी, ऐसा इसके साथ भी, तीनों के साथ वही है कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 तीनों गर्भाशय के अंदर उपयोग किए जाते हैं और इसमें मुख्य रूप से कॉपर प्रेजेंट है। अब सवाल ये उठता है, पहले तो एग्जाम्पल मस्ट, सबसे जरूरी प्रश्न यही है कि एग्जाम्पल क्या हो। फिर यह पूछा जाएगा कि इनका काम क्या है यार। तो फिर काम के पॉइंट पे आता है कि कॉपर का काम जो है ना, कॉपर आयन रिलीज करता है, कॉपर 2+ आयन। इसके मुख्य 2 काम है। पहला, स्पर्म की गतिशीलता को कम करना, उसकी निषेचन क्षमता को कम कर देना, और स्पर्म को मारना, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो देखो 3 पॉइंट देखते हैं। कॉपर के आयन मौजूद होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुक्राणुओं की भक्षाणु प्रक्रिया का मतलब होता है शुक्राणु स्पर्म को खाने लग जाते हैं, शुक्राणु स्पर्म को खाने लग जाते हैं, वो उनको मारने लग जाते हैं। अब एक बात सोचो कि स्पर्म यहां से गया है कि अच्छा खासा मैं बुआ से मिलूंगा, उसको बहुत ज्यादा संख्या में अगर वो मार देगा ना, तो मार देने से स्पर्म आगे बढ़ नहीं पाता और बहुत संख्या कम हो जाती है। और मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि अगर उनके जिंदा कोशिकाओं की संख्या 60 मिलियन जो लाख है उससे कम हुई, 60% से कम हुई जो अपन कहते हैं, तो वो निषेचन नहीं कर पाता। कम से कम 60% जो है उसके स्पर्म अच्छे होने चाहिए, और अगर उससे कम परसेंट में स्पर्म हुआ है ना, ये मतलब एक आध मान लेते हैं कि 1 मिलियन से कम स्पर्म हुए, तो 10 लाख से कम स्पर्म, 1 लाख से कम स्पर्म अगर हुआ तो स्पर्म फिर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। है कि 1 मिलियन से कम स्पर्म हुए तो 10 लाख से कम स्पर्म, 1 लाख से कम स्पर्म अगर हुआ तो स्पर्म फिर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। निषेचन, कई ऐसे पुरुषों को आपने सुना होगा जिनके पास में जिनके अंदर स्पर्म काउंट कम होता है, तो ऐसा थोड़ी कि स्पर्म होता नहीं होगा, स्पर्म रहता है, लेकिन उसकी संख्या अगर वो 200, वो बोलते हैं 2 करोड़ 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक होनी ही चाहिए। अगर उतनी नहीं होगी 20 करोड़ से 30 करोड़ 1-2 ml के स्पर्म में नहीं होगी, 2 ml के सीमेन में, तो वो निषेचन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए याद रखना कि उसके फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। दूसरी प्रक्रिया यह होती है शुक्राणुओं की गतिशीलता कम करती है और उसकी निषेचन की क्षमता को भी कम कर देता है। तो 3 पॉइंट याद रखना बेटा। पहला पॉइंट तो अगर आपसे कहा जाए कि ये करता क्या है, आप कहेंगे फैगोसाइटोसिस करता है।
फिर दूसरा पॉइंट आता है कि अगर ये फैगोसाइटोसिस करता है तो क्या करेगा, तो फैगोसाइटोसिस करता है साथ ही साथ में ये गतिशीलता को कम कर देता है, गतिशीलता कम करता है और सब स्पर्म के लिए, ठीक है। और सबसे जरूरी पॉइंट ये आ जाता है, निषेचन क्षमता कम कर देता है, यह निषेचन को प्रभावित करता है। मतलब अगर एक शब्द में ऑप्शन पूछा जाए, कई बार नीट में बोर्ड में ऐसा प्रश्न आता है, प्रभावित करता है। मतलब मेन कॉन्सेप्ट इसका निषेचन को रोकने का है, निषेचन को कुछ इस तरीके से ये लोग रोक देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बन जाता है। फैगोसाइटोसिस मतलब भक्षाणु स्पर्म को मारना, स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देना ताकि भागे ना उतना तेजी से वो। और आपको पता है यार, गतिशीलता तो बहुत जरूरी, बिना गतिशीलता के वो स्पर्म निषेचन कैसे करेगा, ये जरूरी है। और फिर निषेचन को भी प्रभावित करता है, ये बात नजर आती है। तीसरे पॉइंट पे, अच्छा ये पॉइंट याद हो गया, ठीक है ना। तीसरा केमिकल हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन रिलीज करने वाला कौन कौन सा है, तो हार्मोन रिलीज करने वाले में सबसे खास बात है प्रोजेस्टेरेट, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में भी प्रोजेस्टेरेट, और दूसरा नाम लिखा हुआ है LNG20, फुल फॉर्म है लेवनोस्ट्रगल, ठीक है, जेस्ट्रगल जैसे अपन कहते हैं, लेवनोर्जेस्ट्रगल। यह क्या करता है, अब हार्मोन का क्या फंक्शन है, कॉपर का फंक्शन समझ में आया, उसको भक्षाणु कर गतिशीलता कम कर दिया कर दी। हार्मोन का फंक्शन जो है थोड़ा सा अलग है। यह क्या करेगा, गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देगा, ठीक है। तो दो काम पहले क्या बोला यहां पर, ये यार एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, अनुपयुक्त बना देगा। यार वहीं पर तो जो है अनुपयुक्त बना देगा, क्योंकि वहीं तो वो जगह है जहां पर एंडोमेट्रियम बढ़िया बनेगा, निषेचन वगैरह होगा, परंतु ये उसको अनुपयुक्त। अरे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एंडोमेट्रियम बनाता कौन है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। अगर वही उसको इंबैलेंस ऊपर नीचे कर देंगे तो एंडोमेट्रियम नष्ट होने लग जाएगी। और सबसे लास्ट पॉइंट ये आता है कि उसमें ग्रीवा, अब गर्भाशय से सबसे पहले पता है कि गर्भाशय है और उससे पहले यहां पर होती है ग्रीवा नाल, सबको पता है ना, ऐसा ग्रीवा नाल होती है। अब ग्रीवा नाल के पास ना एक विशेष प्रकार का म्यूकस होता है, इसे कहते हैं म्यूकस प्लग। ये म्यूकस प्लग क्या करता है, इस मतलब अंदर गर्भाशय के वातावरण को और ग्रीवा के वातावरण को अलग रखता है। ये पूरा पैक कर देगा उसको, वहां के पीएच को बढ़ा देगा ताकि स्पर्म जैसी आए मर जाए। तो दो कॉन्सेप्ट हुआ कि ग्रीवा के पास में शुक्राणु विरोधी बना दिया, ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बना दिया कि वो ग्रीवा जो सर्विक्स था उससे स्पर्म आगे आ ही ना पाए और स्पर्म पहले ही मर जाए। पीएच बढ़ा दो वहां का, पहले ही मर जाएगा वहां से। यहीं पे तो स्पर्म रिलीज होता है और यहां से गर्भाशय में आगे पहुंचता है। यहां पे केमिकल चेंज कर, वहां पर अच्छा माहौल की जगह बुरा माहौल बना दो, स्पर्म जल जाना चाहिए, मर जाना चाहिए पूरा वहीं पर। और अगर उसके बाद भी वो आगे पहुंच जाए तो एंडोमेट्रियम ही ढंग से नहीं रहना चाहिए, और एंडोमेट्रियम ही ढंग से नहीं रहेगा तो रोपण होगा किसमें, इम्प्लांटेशन होगा किसमें। ये दो कॉन्सेप्ट यहां पर काम करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में। कई बार पूछा जाता है हार्मोन का नाम बताओ, तो ये याद रखना, हार्मोन्स के रूप में हम मुख्य रूप से क्या लेंगे, कई बार प्रोजेस्टेरॉन और कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन विथ प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। ये दो लाइन याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए हार्मोन्स कौन सा लिया जाएगा तो ये याद रखना, म्यूकस प्लग, ग्रीवा म्यूकस प्लग, ठीक है, ये याद रखना। ये एक प्रकार से शुक्राणुओं को विरोधी बना देता है यहां पर, और ये अनुपयुक्त बना दिया एंडोमेट्रियम में। हार्मोन के नाम पे प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन कभी कभी किसके साथ जाएगा, एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन लिए जाएंगे और उस प्रक्रिया को रोका जाएगा। तो ये हो गया आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तीसरी चौथी प्रक्रिया हमारे सामने जो दिखाई देगी, वो चौथी प्रक्रिया का नाम है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हमें ये कार्यक्रम गर्भाशय की जगह मुख से लिया जाएगा, इसे हम कहेंगे मुखीय गर्भ निरोधक। मुखीय गर्भ निरोधक का सबसे बड़ा बात यह होता है कि इसमें लिया जाता है हार्मोन, और हार्मोन में मुख्य रूप से याद रखना है आपको होगा या तो प्रोजेस्टेरॉन और या तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन, हम इन दोनों को ही लेंगे। इसका पिल्स बना दिया जाता है, गोलियां बना दी जाती हैं और कहा जाता है गोलियां खाने से इसका भी अलग प्रभाव होगा। प्रोजेस्टेरॉन को
प्रोजेस्टेरॉन को अगर आपने गर्भाशय में लिया है तो अलग प्रभाव होगा उसका, उससे एंडोमेट्रियम अनुपयुक्त होगी, उसकी वजह से जो आपका म्यूकस प्लग है वो चेंज होगा। लेकिन आपने अगर मुंह से खाया है तो इसका प्रभाव अलग से दिखाई दी। फीमेल खाती है जनरली इसको, मेल नहीं खाते हैं। संयोजन है जिसे गोलियां पिल्स कहते हैं, थोड़ी सी मात्रा में मुंह द्वारा खा लिया जाता है, पिल्स खा ली जाती है। इन गोलियों के बारे में ये महिलाओं के लिए, ये भी याद रखना है, ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए। अब इसे कैसे लिया जाता है? तो पहला चीज तो ये जानकर कि ओरल पिल्स है क्या, मुख से लिया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन सा केमिकल रहता है इस केमिकल में? प्रोजेस्टेरॉन है, कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन के एस्ट्रोजन। कौन लेता है? महिला लेती है। अब सवाल ये आता है कि कब लेना है फीमेल को। फीमेल को क्या करना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो क्या हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई उसी दिन से खाते रहना है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि ओवा बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले एंडोमेट्रियम टूटेगा और साइमल्टेनियसली उसी समय तक ओवा बनना शुरू भी हो जाता है। प्राथमिक पुटिका द्वितीयक पुटिका बनना शुरू हो जाता है, ये आपको पता होगा। अब यहां पर प्राथमिक पुटिका द्वितीयक पुटिका जैसे बनना शुरू हुआ उसी समय से गोलियां लेना शुरू। पुटिका बनते, अंडोत्सर्ग होते और सब कुछ टूटते टूटते 21 दिन लग जाता है। 21 दिन आते आते अगर आपने लगातार इस 21 दिन इस गोली को लिया है तो पक्की बात है कि ओवा अच्छे से नहीं बनेगा। ओवा नहीं बनेगा, ओवा मर जाएगा या ओवा बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा वहां से। तो 21 दिन तक अगर लगातार मुखी पिल्स लिया जाए तो अंडोत्सर्ग के चांसेस बहुत कम होते हैं या असफल अंडोत्सर्ग होता है। क्या कहा मैंने? अगर 21 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की टैबलेट लगातार ली जाए, कब से? जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ उस दिन से लेकर कब तक? जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लेकर अंतिम 21 दिन तक, शुरू से लेकर 21 दिन तक लगातार लेना है और 21 दिन के बाद बंद कर देना है। फिर अगले 8 दिन 7 दिन मत खाओ, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो, फिर खाना शुरू कर दो। जब तक आपको बच्चा नहीं चाहिए तब तक ये कार्यक्रम लगातार चालू रहना चाहिए। तो मुखी पिल्स 21 दिनों तक लगातार देना है और इन्हें आवर्त साइकिल चक्र के प्रथम 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। आवर्त चक्र का पहला दिन से ही शुरू कर लो या तो फिर किसी भी 5 दिन में से किसी एक दिन भी शुरू कर सकते हो। किसी भी 5 दिन में किसी भी एक दिन शुरू कर सकते हो और जनरली जो है वो पहले दिन से स्टार्ट कर लो। फिर क्या हुआ? 7 दिन के अंतर के बाद, अब ये 7 दिन का अंतर क्या होता है? 7 दिन का अंतर मतलब होता है 21 दिन से लेकर 28 दिन तक। ये डेज जो है डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको छोड़कर फिर से माहवारी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और जब तक लिया जाता है जब तक इसकी आवश्यकता, गर्भ निरोधक की आवश्यकता हो, जब तक आपको बच्चे की आवश्यकता ना हो तब तक आप इसे लेते सकते हैं। ये मुखी पिल्स है। मुखी पिल्स के बारे में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। ये करता क्या है? पहला प्रश्न, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? ये याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। कब तक लिया जाता है? तो ये जो है वो महीने भर की है। कुछ ऐसी पिल्स भी बनाई गई हैं अभी के डेट में। अच्छा, ये लोग करते क्या है? ये अंडोत्सर्ग और रोपण को संदमित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा ना, मुख्य रूप से ये अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन को ही टारगेट कर लेता है। ठीक है, यह ओव्यूलेशन को ही टारगेट कर लेता है। इससे ओव्यूलेशन स्टॉप हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, ओवा मरा हुआ पैदा हुआ एंड मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीज हो सकते हैं, लेकिन ओवा को यह कार्यक्रम हुआ। के साथ साथ इन्होंने भी गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को बदल दिया। मतलब ना तो ग्रीवा से स्पर्म एंट्री अच्छे से कर पाए, उसकी गुणवत्ता को बदल दिया है। गुणता मतलब वही होता है कि ग्रीवा से जो अगर स्पर्म अंदर एंट्री जाएगा तो वहीं से तो अंदर बढ़ेगा, गर्भाशय में आएगा वहां से। अगर आप वहां पे केमिकल चेंज कर दो, वहां पर पहले से ही जहर भर दो तो मैक्सिमम अमाउंट में स्पर्म तो वहीं मर जाएगा। अब एक तो पहला काम स्पर्म को मारना है और दूसरा जो है अंडोत्सर्ग को कमजोर कर दो। फिर एक काम करो कि उसके जो एंडोमेट्रियम वगैरह है, अंतरोपण जहां हो रहा है, निषेचन, उसको थोड़ा बहुत नष्ट कर दो। सब मिलाकर 3-4 तरीके से आप इसे रोक सकते हो गर्भ को बनने से। तो ये याद रखना, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में सबसे पहला पार्ट जो हम लोग लिए थे हार्मोन वाला, वो क्या करता है? उसमें हार्मोन का काम जो है वो एंडोमेट्रियम को तोड़ना और ग्रीवा के केमिकल को चेंज कर देना, ग्रीवा को स्पर्म का विरोधी बना देना।
और यहां पर क्या कर रहा है ये गोली, यही वो गोली यहां पर अंडोत्सर्ग को रोक देनी है। अंडोत्सर्ग ही नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ में रोपण भी नहीं हो पाएगा, रोपण को भी संदमित कर देगा और साथ ही साथ में गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता, ताकि स्पर्म अंदर जा ही ना सके और मर जाए, को भी बदल देता है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक लग जाती है और उसकी गति मंद हो जाती है। ये दो कार्यक्रम जो है श्लेष्मा के लिए, शुक्राणु के लिए, और ये अंडोत्सर्ग और रोपण को संदमित करना ये फीमेल के लिए। ये दो कार्यक्रम किए जा सकते हैं। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत कम दुष्प्रभावशाली होती हैं, इनका साइड इफेक्ट बहुत कम है और अच्छा इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ये तीन कार्यक्रम। बेटा प्रभाव बिल्कुल मत भूलना कि कौन क्या प्रभाव डालता है। कॉपर का क्या प्रभाव है, फैगोसाइटोसिस करना, गतिशीलता को कम कर देना, मंद कर देना, निषेचन की क्षमता को कम कर देना, ये तीन प्रभाव। और प्रोजेस्टेट का क्या काम है, प्रोजेस्टेट का काम याद रखना कि प्रोजेस्टेट हमेशा मतलब रोपण को, मतलब जो इम्प्लांटेशन है उसको कमजोर करता है, उसकी जो क्या बोलना चाहिए जो म्यूकस ग्रीवा है उसकी उसको शुक्राणु विरोधी बना देता है। फिर पॉइंट आया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या अंडोत्सर्ग को रोक देता है, ओव्यूलेशन स्टॉप करवा देता है। अंडोत्सर्ग को रोकने के बाद वो रोपण को रोक देता है। इसके अलावा जब वो रोपण रोक देगा तो तीसरा कॉन्सेप्ट, गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु प्रवेश करने लायक नहीं बनाता, विरोधी बना देगा। वहां पर भी स्पर्म जो है मरने लग जाएंगे, उनकी गतिशीलता कम हो जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी और नहीं हो पाएगा। इन सब के बाद कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी और भी फेमस हुए। उन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है जैसे गैर स्टेरॉइडल सामग्री, जिसमें स्टेरॉइड नहीं होता है, उसका नाम है सहेली। हफ्ते में केवल एक बार ली जानी, साप्ताहिक मेडिसिन, हफ्ते में एक बार ली जानी है और इसे दोबारा लिया जाना नहीं। ये बहुत है, ये बनाई गई सहेली, और यह जो है दुष्प्रभाव भी बहुत कम है और इसकी उच्च निरोधक क्षमता है। इसे बनाया गया था कहां पर, CDRI लखनऊ। ये बहुत पूछा जाता था पहले, CDRI। CDRI का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ड्रग ठीक है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। ठीक है, तो ये लखनऊ में है, ये भी याद रख लेना, लखनऊ याद रहेगा, ये पॉइंट याद रखना। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कार्यक्रम जो है हमारे हिसाब से ये याद रखना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, ये लखनऊ में है और यहां पर बना था क्या, सहेली नामक केमिकल, जो स्टेरॉइड इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये एक प्रभाव का प्रभाव है। इसके बाद अब आ गया यहां पर चौथे नंबर का पॉइंट था, अब हम पहुंच गए पांचवें नंबर के पॉइंट में। पांचवें नंबर का पॉइंट जो आता है इसे अपन कहते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट, और जो इम्प्लांट लिया जाता है इसी का नाम होता है जिसे हम कहते हैं नॉर प्लांट्स। नॉर प्लांट भी इसको अपन कहते हैं, इम्प्लांट या नॉर प्लांट, पहले नॉर प्लांट भी कहते थे। इसमें क्या होता है, फीमेल, अगेन वही बात, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का केमिकल जो है ना, उसकी ऐसे माचिस की जैसी बहुत सारी तीलियां जो हैं अपनी कोहनी के नीचे इस वाले भाग में त्वचा के अंदर इम्प्लांट करवा लेती है और इससे वो 3-4 साल के लिए बच्चों से फुर्सत हो जाते हैं। अगेन हार्मोन वही काम करेगा, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इन दोनों को मिलाकर संयोजन को टीका त्वचा के नीचे अंतरोप इम्प्लांट करवा लिया जाता है। इसे अंतरोप कहते हैं, इम्प्लांट करवा लिया जाता है इन जगहों पर, ऐसी माचिस की तीलियां जैसी यहां पर करवा लिया। अब ये धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा और ये वही कॉन्सेप्ट है कि अंडोत्सर्ग आदि को रोक देगा। ये भी गर्भनिरोधक गोलियों की भांति ही होते हैं। ठीक है, मतलब क्या रोकेगा, तो अंडोत्सर्ग को रोक देगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग को रोकेगा, गर्भधारण को रोकेगा। ठीक है, और इन सभी चीजों के द्वारा जो है वो निरोधक होगा। नॉर प्लांट इसे हम कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर, अगर मान लो कई बार जो है, ये तो सब कुछ प्रीकॉशंस है, पोस्ट कॉशंस क्या होंगे, मतलब अगर स्पर्म ओवम मिलने की कगार पर विजाइना में पहुंच ही गया तो क्या करें। तो 72 घंटे के भीतर अगर मैथुन हो गया है तो 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की कुछ केमिकल कंपोजिशन आ जाता है, उसका या आईओडी का उपयोग करके आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में भी बहुत प्रभावशाली पाया गया है।
तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की जो गोलियां होती हैं या आईयूडी जो होती है ना, वो 72 घंटे के भीतर अगर ले ली जाए तो यह भी तब भी बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि यार सबको पता है ना कि अभी अगर स्पर्म गिरा है या फीमेल बॉडी में पहुंचा है तो तुरंत थोड़ी ना गर्भावस्था हो जाती, 7 दिन लगते हैं। ठीक है, ये एक भ्रम है एक प्रकार का लोगों के अंदर कि बस जैसे ही मतलब संभोग हुआ और अगले दिन चेक करने लग जाते हैं कि निषेच वो हुआ क्या मतलब प्रेगनेंसी हो गई। तुरंत चेक करने से पता नहीं चले, वो बहुत कम पता चलता है, उसे बहुत लीस्ट चांसेस रहते हैं। 7-8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ये जो है वो ओरिजिनली पता चलता है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ आ रही बात? तो प्रेगनेंसी टेस्ट अगर करना है तो तुरंत आज ही प्रेगनेंसी मतलब आज ही संभोग हुआ, आज ही सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हुआ, वेजाइना में सीमेन पहुंचा और अगले दिन आप चेक करने लग जाएंगे, प्रेगनेंसी थोड़ी ना हो जाती है। उसको स्पर्म को पहुंचने में वहां 7 दिन लगते हैं भाई, ओवा को मिलके वापस इम्प्लांट होने में, तो इसलिए लेट से चेक करना चाहिए। ये जो 72 घंटे वाला कॉन्सेप्ट है बलात्कार वाले केस में, असुरक्षित सहवास वाले केस में लोगों के लिए एक वरदान है, क्योंकि कोई भी ऐसा समय पे अगर बच्चा नहीं चाहता है तो वो इस केमिकल का उपयोग करके हटा सकता है और संभावित सगर्भता को हटाया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है। सबसे लास्ट में कुछ मेथड आते हैं, इसे अपन कहते हैं सर्जिकल मेथड। अब ये सर्जिकल मेथड क्या चीज होती है? सर्जिकल मेथड मतलब शल्य चिकित्सा, और शल्य चिकित्सा के द्वारा भी स्पर्म एंड ओवा को मिलने से रोका जा सकता है। और वो कैसे रोका जा सकता है, आइए देखते हैं। शल्य चिकित्सा की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन, युग्मक को मिलने से रोकना है, स्पर्म को निकलने से रोकना है, ओवा को बाने से रोकना है, किसी भी तरीके से 3-4 मेथड होते हैं। अब ये बात होती है कि सब कोई जानते हैं कि वास्ट डिफरेंस अगर ना हो, काट दिया जाए तो स्पर्म जो है वो सीमेन में नहीं पहुंचेगा, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसे रोक दिया जाए। तो दखलंदाजी से परिवहन संचार को रोक दिया जाएगा और गर्भधान नहीं हो पाएगा। यह बहुत ही प्रभावशाली है, इसे एक बार कर दिए तो दोबारा चांस ही नहीं है कि वापस अपनी जैसी स्थिति में ला लो। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसे करने के बाद दोबारा उसे रिवर्सिबल नहीं है कि आप यूज कर लो फिर रोक दो, फिर कर लो फिर लो। एक बार आपने नसबंदी करवा ली तो मतलब बच्चा पैदा होने के चांसेस ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर, दोबारा बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते। सर्जिकल मेथड में सबसे पहला मेथड हमारे सामने शुक्रवाहक उच्छेदन। अब सभी जानते हैं कि ये स्क्रोटम से ढका हुआ टेस्टिस जो होता है, इसके बाहर ये जो पाइप होती है उसे वास डिफरेंस कहते हैं, इसे कहते हैं शुक्रवाहक। और यही शुक्रवाहक है जो स्पर्म को आगे जाकर फिर यहां से शुक्राणु आता है और फिर ये सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोइरेथ्रल से मिलकर वो सीमेन बन जाता है। तो अगर मैं इसको काट के यहां पर बांध दूं तो शुक्राणु यहां से निकलेगा और शुक्राणु वापस इपीडिडाइमस में जाकर जमा हो जाएगा। शुक्राणु यहीं का यहीं घूम रहा है, शुक्राणु वापस यहीं आ जाएगा, जाएगा नहीं। यहां से जो रिलीज होगा वो रिलीज होगा सीमेन, क्योंकि ये तीनों केमिकल तो सीमेन रिलीज करेंगे ही ना। लेकिन इस सीमेन, याद रखना, इस सीमेन में क्या रहेगा? विदाउट, क्या रहेगा? विदाउट स्पर्म। कई बार ये मेल सोचने लग जाता है कि अगर सीमेन रिलीज ही नहीं होगा, इसको नसबंदी करा देंगे तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के समय निकलेगा क्या? क्या ब्लॉक हो जाता है? नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के समय फिर सीमेन रिलीज होता है, बट उसमें स्पर्म नहीं होते हैं, उसमें स्पर्म नहीं होगा, स्पर्म यहीं से यहीं वापस आ गया। ठीक है, लेकिन ये बाकी जो सेमिनल वेसिकल है, बाकी जो पुरस्थ ग्रंथि है, बाकी जो बल्बोइरेथ्रल है, ये तो रिलीज होगा ना, सीमेन रहेगा लेकिन विदाउट स्पर्म, स्पर्म नहीं रहेगा। तो शुक्राणु जब है ही नहीं तो निषेचन के कोई चांस है क्या? चांस ही नहीं है। तो ये याद रखना, शुक्रवाहक उच्छेदन में स्क्रोटम के पास से काट करके उसे बांध दिया जाता है, वास डिफरेंस में चीरा मारकर छोटा सा भाग काट कर निकाल कर वो बांध दिया जाता है। अब ना स्पर्म की संख्या नहीं रहेगी, सीमेन पाया जाएगा लेकिन सीमेन विदाउट स्पर्म रहेगा, इसलिए निषेचन के चांसेस बिल्कुल है ही नहीं। फिर पॉइंट आता है जिसे अपन कहते हैं डिंब वाहिनी उच्छेदन, इसे हम कहेंगे डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी उच्छेदन। अब डिंब वाहिनी उच्छेदन जो होता है वो क्या होता है? सेम फीमेल में भी वही पार्ट है, यहां बनता है ओवा, ये ओवा यहां से निकलकर, ठीक है, ये गर्भाशय तक पहुंचता है और स्पर्म यहां से जाकर उसका निषेचन होता है। अगर ये पेट उदर गुहा के पास में से फीमेल को यहां पर काट के इसे बांध दिया जाए
तो ओवा यहां से यहीं रह जाएगा, ठीक है। और स्पर्म अगर यहां से यहां तक पहुंचा ही है, मान लो अगर, अरे दोनों में से किसी एक में ही करवाना है ना भाई, दंपति है अगर, मान लो कोई घर में लड़का है या मतलब नर है या मादा है, तो दोनों में से किसी एक ने भी करवा ली तो चांस नहीं है फिर, ठीक है। अगर मेल ने करवा दी तो शुक्राणु नहीं है तो फीमेल फ्री है, फीमेल को कोई दिक्कत नहीं फिर, या फीमेल करवा ली, क्योंकि ज्यादातर जो ना मेल कुछ करवाते हैं नहीं, सब कुछ फीमेल को ही करवाना पड़ता है। और ये बहुत कॉमन है, गांव देहात में बहुत कॉमन है कि 2-3 बच्चा पैदा होता है उसके बाद नसबंदी करवा ली जाती है फीमेल के द्वारा, लेकिन नर नहीं करवाते। नर जो है वो उनको कुछ नहीं करवाना है, नर को कुछ करना नहीं, मेल फीमेल से नसबंदी करवा दी जाती है। तो फीमेल की जो नसबंदी उसमें क्या होता है कि फीमेल का ओवा बाहर आए नहीं, मेल ने नहीं भी करवाई तो शुक्राणु रिलीज हुआ भी तो वो तो वहीं का वहीं घूमता रह गया ना, इधर तो बांध दिए। निषेचन तो यहां पर होता था, ये एम्पुला वाला जंक्शन है, एम्पुला में निषेचन होता था, अब एम्पुला तक स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा, यहीं से यहीं घूम गया और ओवा यहीं का यहीं रह गया, तो दोनों का मिलन ही नहीं हो पाया यार। तो दोनों का मिलन हो नहीं पाया तो इसे अपन डिंब वाहिनी उच्छेदन कहें। इसमें भी वही पार्ट है, उधर से छोटा सा चीरा मारकर योनि द्वारा डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी क्या है? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को काट दिए इसलिए इसका नाम होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहते हैं इसको इसलिए क्योंकि ट्यूब को काटा गया यहाँ पर, ट्यूबेक्टोमी। इसके अलावा कुछ मेथड और भी हैं जो कई बार एनसीईआरटी ने पूछे हैं, लेकिन उसका कुछ खास मतलब है नहीं, उसका गर्भ निरोधक से मतलब नहीं। कुछ और भी है काट काट के जो निकाला जाता है, लेकिन उसका गर्भ निरोधक से मतलब नहीं। जैसे माना जाए कैस्ट्रेशन, तो यार कोई मना करते यार, कैस्ट्रेशन एक मेथड है, इंग्लिश में हिंदी में यही लिखा हुआ रहता है। इसमें अंडाशय, गर्भाशय बात तो निकाल दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कैस्ट्रेशन क्या है, तो याद रखना पूरा गर्भाशय, पूरा अंडाशय उसको रिमूव कर दिया जाए अगर बाद में, तो वो कैस्ट्रेशन कहलाता है। ये तीसरा पार्ट है। और चौथा वर्ड, एक और वर्ड आता है ओवरिक्टोमी, ठीक है। तो ओवरिक्टोमी तो क्लियर हो गया बेटा कि यहां पर आपसे पूछा जाएगा रिमूवल ऑफ ओवेरी, ठीक है। ओवेरिक्टोमी जिसे अपन कहते हैं, तो ओवरी को हटा दिया गया तो वो ओवरिक्टोमी हो गया। आओ यार फिर फटाफट ओवेरिक्टोमी, ठीक है। तो ये 2-4 नाम आपसे पूछा जाएगा, वो कई बार बोल दिया कैस्ट्रेशन, तो अंडाशय गर्भाशय सब कुछ को अगर रिमूव कर दिया गया तो कैस्ट्रेशन है, और ओवरिक्टोमी जो है रिमूवल ऑफ ओवरी है। हालांकि ये दोनों का गर्भ निरोधक से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों बीमारियों के द्वारा होते हैं। कई बार किसी फीमेल का गर्भाशय खराब हो जाता है तो गर्भाशय को निकालने का काम कैस्ट्रेशन होता है, और कई बार किसी फीमेल का ओवरी खराब हो जाता है तो ऐसे में ओवरी को निकालने का काम ओवरिक्टोमी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? गर्भ निरोधक से 2 ही युक्ति हैं, उनमें से पहला जो आपके पास में फैलोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी जिसे अपन कहते हैं, बी वाला पार्ट है, और इससे पहले ए वाला पार्ट जो है इसे अपन कहते हैं वास डिफरेंस को कट करना है, और इसका नाम होता है वासेक्टोमी। तो आप वासेक्टोमी को भी याद रखो और ट्यूबेक्टोमी को भी याद रखो, दोनों टोमी आपको याद रहने चाहिए, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। सारा मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो मेथड आएगा उसके बारे में ये पूछा जाता है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या, क्या इन्हें साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्या इनके रोका भी जा सकता है। तो साइड इफेक्ट में क्वेश्चन ये आता है कि साइड इफेक्ट क्या है, तो ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं है, शॉर्टकट में मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी, बन जाएगी। अगर अत्यधिक मात्रा में लगातार जो है कॉन्ट्रासेप्टिव लिया जाए, बहुत लिया जाए, तो ऐसा नहीं कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत साइड इफेक्ट है, और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है नौजा। नौजा मतलब आपको समझते ही हैं सभी लोग, इसमें से फीलिंग ऑफ वोमिटिंग कहते हैं इसको यहाँ पर। मैंने पेट्रोल वाले कोई 50 पेट्रोल पड़वाओ। फीलिंग ऑफ वोमिटिंग मतलब हो सकता है लगातार वोमिट हो, उल्टी हो जाती है आपको, या एब्डोमिनल पेन, उधर दर्द, उधर में दर्द, ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में दर्द। तुम मेरी बात समझ आ, तुमने ऐसी डाल दिया वो भैया तुमने डालेगा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, लगातार रक्त स्त्राव, लगातार रक्त स्त्राव, बात समझ में आ रही है? इनमें लगातार ब्लीडिंग होने लग जाती है फीमेल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लगातार, मतलब जो 2-4 दिन चलना चाहिए वो बहुत दिन लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। इसके अलावा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब इर्रेगुलर मतलब हो गया कि इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है, अनियमित,
उसका मिल जाता, कह रहे खर्च अनियमित भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल। यार एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक लिमिटेड टाइमिंग लगभग फिक्स ही होता है, ठीक है, कि भाई इस समय पे ये होना चाहिए, हर महीने ब्लीडिंग आनी चाहिए। कभी कभी आया, कभी नहीं आया, कभी ज्यादा हो गया, महीने भर ब्लीडिंग चल रहा है, ठीक है, कई बार ब्लीडिंग आया ही नहीं, ये भी चांस हो सकता है, कई बार एंडोमेट्रियम बन ही नहीं रहा है, ठीक है। कई लोगों में क्या होता है, शुरुआती समय पे जानकारी के अभाव में लोग इसको बहुत उपयोग करते हैं और कुछ केमिकल्स बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद, शुरुआती समय में तो ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद बच्चा पैदा ही नहीं होता उनका एंडोमेट्रियम लगातार बन ही नहीं पाता। आप प्रकृति से लगातार अगर आप खिलवाड़ करोगे, लगातार बार कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करोगे, तो कुछ समय बाद एंडोमेट्रियम बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये ज्यादा केमिकल्स जो हैं, जो ज्यादा उपयोग करना, ये भी नुकसानदायक होता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं बन पाता फिर, तो इसलिए याद रखना कि ये अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये भी इसका रीजन है। और ब्रेस्ट कैंसर जैसा जो होता है, ये भी एक चांस है कि इसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर। और इंडिया जैसे देश में जो है ना, बहुत ज्यादा चांस स्तन कैंसर के इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मतलब जो लोग हैं, इनसे मतलब पहले के लोग क्या थे, भाई बच्चा पैदा हो गया तो हो गया, अगर मतलब उनको गर्भपात करवाना भी है तो फिर वो एक स्पेशल डॉक्टर इनके वहां तक पहुंच कर करते थे। अब चूंकि ये गर्भपात को बैन लग गया है, तो क्या करें, तो लोग खुद ही ऐसा नॉर्मल कहीं से भी दवाई खरीद के लेकर आ गए, कुछ नॉर्मल किसी भी तरह अवैध रूप से, और उन दवाइयों को खाकर जाते। अच्छा, एक बार तो मान लो डॉक्टर की सलाह से ले ली किसी तरीके से, फिर उसके बाद उन्होंने मेडिकल वालों से साठ गांठ कर ली, उसके बाद लेते गए 1 मेडिकल 2 मेडिकल 3 मेडिकल लगातार खिलाते, फिर वो हर महीने हर 2-3 महीने में खाने लग गए, फिर बार खाने लग गए। इससे क्या हुआ कि फीमेल का एंडोमेट्रियम मान जाएगा पूरा, क्या बोलेगा, भाई हमको बनने देंगे तो हम बनेंगे नहीं। अब वो फीमेल जो है, गर्भाशय का कैंसर होगा, क्योंकि बार गर्भाशय को आपने आर्टिफिशियल तरीके से छेड़ा है, तो गर्भाशय का कैंसर होगा। ब्रेस्ट के कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब हजारों बीमारियों को चांसेस और मिल गया, उससे कमजोरी फीमेल में होगा, नवाजा होगा, ठीक है। ये सारी परेशानियां जो है वो होती है साइड इफेक्ट्स, अगर देखे जाए तो ये साइड इफेक्ट में देखे जाते हैं और बार होते हैं ये साइड इफेक्ट, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि मान लो इसके बाद भी बच्चा बन गया, सब कुछ गर्भ निरोधक उपयोग किया गया, फिर भी बच्चा बन गया, तो कुछ लोग इसको रिमूव करने के पक्ष में रहते हैं कि बच्चा रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में एक बहस छिड़ती है कि बच्चे को रिमूव करने का भी अपना एक तरीका होता है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग जो है ना, बच्चे को रिमूव करना नहीं चाहिए, उसकी चाहत को रिमूव करना चाहते हैं। कहने का मतलब, कई लोग ऐसा होता है जो बच्चे का लिंग देखकर उसको चेंज करते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि अनावश्यक रूप से बच्चे पैदा हो रहे हैं और बार गर्भपात करवा रहे हैं, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी है। और दुनिया में सबसे ज्यादा इसके लिए लिंग भेद देखा गया है कि महिला अगर है तो उसे हटा दिया जाता था, और जो पुरुष है तो उसे प्राप्त कर लिया जाता था। पुरुषों की ख्वाहिश में बहुत ज्यादा फीमेल को मारा गया, और ये सगर्भता का चिकित्सकीय समापन के ऊपर संदेश खड़े हो गए। तो MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, यह समापन अपने आप में संदेह के घेरे में है कि क्या यह अच्छा है और क्या बुरा है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप अंत में डिसाइड करना कि आपको क्या लगता है, क्या यह अच्छा है, क्या यह बुरा है, आप सोचिए इसके बारे में। चिकित्सा का सगर्भती समापन जो कहलाता है, देखो यार ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में बच्चा बना हुआ है, किसी कारण से ये स्कैपल्स डालकर बच्चे को एंडोमेट्रियम से जो अटैच है उसे खींचकर बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक मॉडलर डायग्राम है जो आपको दिखा रहा है कि बच्चा बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे तरीकों से बच्चे को गर्भ से हटाना ये एक विधि बन चुकी है, जो विधि है जो दुनिया में जो लोगों को बच्चों को हटाने के लिए काम आती है। लेकिन इसके अच्छे पहलू और बुरे पहलू दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। सुनिए, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या किसी स्वैच्छिक कारण से या किसी भी कारण से गर्भ को समापन को प्रेरित करना गर्भपात या चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहलाता है। मतलब वो कहलाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली उसे रिमूव करना है वहां से। अब क्या हुआ, पूरी दुनिया में माना जाता है कि लगभग 45 से 50 मिलियन, ये भी सन 2000 की बात है, 45 से 50 मिलियन जो चिकित्सकीय सगर्भता समापन जो है हर साल होते हैं। तो हर साल होते हैं, तो इससे एक पता चलता है कि दुनिया में ना जितनी प्रेगनेंसी होती है इससे 5 गुना ज्यादा। अगर 50 मिलियन जो है इनके पास में सगर्भता समापन है, तो 250 मिलियन के आसपास लोग प्रेग्नेंट होते हैं।
तो 250 मिलियन लोग प्रेग्नेंट होते हैं और उसमें से 50 मिलियन लोग जो हैं वो सगर्भता का समापन कर देते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा डेटा है। सोचो अगर ये नहीं होता तो आज आबादी कितनी ज्यादा और होती। तो चिकित्सा का सगर्भती समापन जो होता है संसार की कुल सगर्भताओं का 1/5 है। कितना होता है? 45 से 50 मिलियन के आसपास समापन कर देते हैं। यद्यपि जनसंख्या को घटाने में एमटीपी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे धार्मिक, सामाजिक, मानविक महत्व हैं कि एक बच्चा बनता हुआ है, आप उसे नष्ट नहीं कर सकते। वो आपकी जिंदगी नहीं है, वो अपने आप जिंदगी आप उसकी नष्ट नहीं कर सकते, आप उसको मार नहीं सकते। ठीक है, आपने देखा होगा 8-8, 7-7 महीने पहले के बच्चे जिनका हाथ पैर, नाक, कान, मुंह बन गया है, सांस चल रही, उन बच्चों को पैदा करके नदी नालियों में कॉर्नर पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये सगर्भता का समापन ही है और ये एक हार्मफुल इफेक्ट है ये वाला बात। तो एमटीपी में भावात्मक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक पहलुओं से बहुत सारे जुड़े होने के कारण देशों में हमेशा बहस चलती है क्या इसको लागू होना चाहिए या फिर इसको बैन होना चाहिए। तो बहुत सारा चीज जो है कानूनी रूप से स्वीकृति बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अलग अलग देश में अलग अलग महत्व इसके हैं। भारत में कुछ हद तक इसको कहा गया कि कुछ समय तक, जैसे मान लो बच्चा जो है वो आनुवांशिक रूप से कुछ अलग सी बीमारियों से परेशान है जो ट्रीटेबल नहीं है। कई बार उसको मां से खतरा होगा बच्चे को, मां बच्चा, कई बार भी होता है बच्चा खत्म हो जाए, कई बार मां खत्म। ये पहले बहुत कॉमन था, पता है, बहुत कॉमन कि बच्चा पैदा होते होते मां या बच्चे में से कोई एक बचेगा। ये बहुत कॉमन हुआ करता था। हम मेन से एक को ही बचा पाए, एक को नहीं बचा पाए। कई बार ये दोनों डॉक्टर पहुंचते नहीं थे, कई बार दोनों खत्म हो जाते थे। बहुत कॉमन था ये। ठीक है, तो इससे आबादी भी कम थी। अब आबादी लोगों को इसलिए बढ़ गई क्योंकि यार लोगों को सबको अच्छे मेथड मिल गए। कई बच्चे कुपोषण से मर जाते थे, कई बच्चे हैजा से मर जाते थे, कई बच्चे पोलियो से मर जाते थे, कई बच्चे और टीबी से मर जाते थे। अब लोग जो है वो नहीं मर रहे हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज का बढ़ना कई बार हमारी आबादी को बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन के लिए एक नियम बनाया, कानूनी स्वीकृति दी गई कि लोग इसको उपयोग करोगे लेकिन इसका गलत उपयोग नहीं होगा। जैसे आपने आज के डेट में भ्रूण हत्या बंद है हर जगह, लड़का नर लिंग परीक्षण बंद रहता है हर जगह। कहीं भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, कहीं पर भी नर्सिंग होम में जाओगे तो आपको ये देखने मिलेगा वहां पर कि ये बंद है। तो चिकित्सा का सगर्भती मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सगर्भता समापन जो है वो कई जगह अच्छा भी और कई जगह बुरा भी है। तो जनरली लोगों जगह बैन लगा दिया गया है। अगर आपको इससे कानूनी रूप से स्वीकृति लेनी है, जब मान लो प्रेगनेंसी वाला बलात्कार वाला केस हो, या फिर मान लेते हैं मां को खतरा हो या बच्चे को खतरा हो, जैसे अभी कोरोना वाले टाइम पे या कई बार समय पे कई बार फीमेल को लंबा कोरोना हो गया, बच्चे विकलांग पैदा होने वाले। अब बच्चा विकलांग पैदा होने वाला तो डॉक्टर पहले ही कह देता है भाई कि देखो विकलांग होगा ऐसा ऐसा, तो एक काम करो, बनने से पहले इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। लेकिन इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसका उपयोग है। ठीक है, ये देखो स्कैपुलम में कैनुला यहां से जाता है, कैनुला इसको फैला देता है और कैनुला से फैलने के बाद ये यहां से आगे जाकर बच्चे को ऐसे खींच के बाहर निकाल देते हैं। बहुत आसान मेथड है ये भी। इंपॉर्टेंस क्या है इसका और कब कब करना चाहिए, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या क्या महत्व है इसका। अगर प्रेगनेंसी पे इस पे बैन लगा दिया जाए तो ये इससे होता है कि कई बार अनचाहे जो गर्भ होते हैं उनको हटाना जरूरी हो जाता है। मुक्ति पाना, लापरवाही से किए गए अनसुरक्षित यौन संबंध जो होता है इनको हटाना लाजमी हो जाता है। गर्भनिरोधक उपयोग के असफल रहना या फिर बलात्कार जैसी घटना के कारण होते हैं। असुरक्षित यौन संबंध रखा गया हो, ठीक है, मतलब कई बार मतलब कॉन्डम यूज किया गया और फेल हो गया हो, कॉपर टी यूज किया गया फेल हो गया, फिर भी बच्चा पैदा हो गया हो, तो इन सब कारणों से एक अनचाहा गर्भ बन जाता है और जिसे लोग चाहते नहीं। तो ऐसे समय पे ऐसी अनिवार्यता में कुछ मामलों में होती है जहां पर सगर्भता के बने रहने की स्थिति में मां और भ्रूण दोनों को खतरा हो सकता है या फिर उनको खतरनाक हानिकारक बीमारी हो, तब इसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नियम में लिखा हुआ है। अब अगला पॉइंट आता है इसको कब तक करना चाहिए। तो देखो भाई, सगर्भता की पहली तिमाही मानते हैं कि 3 महीने के अंदर तक बच्चे का पूरा बच्चा बन जाता है। तो 3 महीना एक लंबा समय होता है। अगर आपको लगता है कि इस समय तक उसमें कोई बीमारी है, इस समय तक कोई परेशानी है, तो आप उसका समापन करवा लीजिए, ये वैलिड है। पर 3 महीने के बाद बच्चा बन गया, उसमें नर मादा देखो, उसके बाद उसको मारो, तो ये बहुत हार्मफुल चीज है। ठीक है, अनचाहा गर्भ भी बना हुआ है, मतलब अगर आप नहीं चाहते हैं गर्भ को तो भी आप उसे 2-3 महीने के अंदर ही नष्ट कर दें, तो वो बच्चे की जान अभी बनी नहीं हुई है, वो मार दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो उसके बाद भी अगर
आपने रखा हुआ उसके बाद मारोगे तो ये तो जिंदा बच्चा को मारने वाला हिसाब हो गया, तो आप उसकी जान नहीं छीन सकते। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत बहुत सुरक्षित माना गया है। द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण और घातक हो सकता है, मां के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो मां और बच्चे के लिए दोनों हानिकारक हो सकता है, इसलिए ये मेथड सबसे आसान है कि पहले ही उपयोग किया जाना चाहिए, 3 महीने से पहले। ये पॉइंट यहां पर तक बनता है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आपको आया होगा। प्रॉब्लम क्या है एमटीपी के साथ में? एमटीपी के साथ प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर एमटीपी जो है बच्चे, वो नीम हकीम जिनको कुछ आता जाता नहीं है उनसे करवा लिया जाता है। अब मतलब डॉक्टर तो जनरली नहीं करते हैं, बैन लगा हुआ है, तो नीम हकीम कोई भी ऐसा यहाँ पे बेवकूफ जुलट आप डॉक्टर करने लग जाता है, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। ऐसे में मां के मरने के, बच्चे के मरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी खतरनाक बात यह होती है कि कई लोग जो है ना, फीमेल बॉडी के शरीर से कुछ द्रव निकालकर उससे नर और मादा का पता लगा लेते हैं। इस विधि का नाम होता है उल्ववेधन, एमनियोसेंटेसिस। अगला टॉपिक होगा हमारा कि व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, इस पे बैन लगा दिया गया है। एमनियोसेंटेसिस से नर और मादा का पता लगा लिया जाता है, और ये नर और मादा का पता लगाने के बाद, नर और मादा का पता लगाने के बाद उसमें से अगर नर है तो ठीक है, नहीं मादा है तो मार दिया जाता है उसे। नहीं तो क्या जानना है तुम्हें नर है कि मादा है? लोगों को आतुरता रहती है, और ग्रामीण इलाकों में खासकर जो है, जो मतलब बैकवर्ड इलाके हो जाते हैं, वहां पर नर और मादा का बहुत कंपेयर होता है कि मेल है कि फीमेल है। तो इसलिए याद रखना यहां पर यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है, ये डेस्ट्रॉय है। उसके बाद भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग रोकने के लिए 1971 में एक नियम कानून बनाया कि ताकि भाई इसका दुरुपयोग बिल्कुल तरीके से ना हो सके और सही उपयोग हो। क्या चीज है इसका? ये एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 महीने से पहले करना चाहिए, सलाह से, डॉक्टरों की सलाह से करना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से इससे उपयोग, मतलब आप नॉर्मल तरीके से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही, आवश्यक हो तो ही करना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे। सो 1 मिनट रिवीजन। आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा? हमने आज ये देखा है आईयूडी के बारे में, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, उसके बाद नॉरप्लांट के बारे में, ठीक है, नॉरप्लांट के बारे में, सर्जिकल मेथड के बारे में, है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। बढ़िया से पढ़ना, मजेदार क्लियर हो जाएगा। और सबसे जरूरी पॉइंट जो आता है उसे हम कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इतने पॉइंट को बढ़िया से याद रखना। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो आइए इनके ऊपर सवालों की झड़ी लगाते हैं। चलिए बच्चों लोग कुछ क्विज कर बनाते हैं इसके ऊपर में। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है, मतलब आसान प्रश्न है बहुत, जो आपको नीट के कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर करवा देंगे। और कुछ इधर उधर के प्रश्न भी है, कुछ मतलब अच्छे प्रश्न भी है, कुछ बेसिक प्रश्न जो आप आसानी से बना सकते हो, भले आप इसको पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो। तो पहला प्रश्न आप बताएं, इनमें से कौन सा रोग यौन संचरित रोग नहीं है? आपको क्या लगता है इनमें से कौन जो है एसटीडी नहीं है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इनमें से कौन सा नहीं? एड्स, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी या थायराइड? आसानी से बना सकते हो, अभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से। लेकिन फिलहाल जो है ये बन जाएगा प्रश्न, आपसे बताइए। डेफिनेटली थायराइड इज द राइट आंसर, क्योंकि थायराइड जो है वो थायरोक्सिन की वजह से फैलता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है ना। तो ये प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न अब आप बताइए, यदि एक महिला अंडोत्सर्ग करने में असफल है ना, महिला अंडोत्सर्ग नहीं कर पा रही है, तो उसे कौन सी विधि उपयोग कर गर्भाधान किया जा सकता है? ये भी एक आखिरी पॉइंट होगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल पहले से प्रश्न वगैरह बना के रखोगे, आप नीट के बच्चे हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रश्न आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इसलिए भी है क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे तो उससे प्री प्लान में तैयार हो जाओ पहले से, कि जब आप पढ़ाई करो तो ये मालूम रहना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन आप निकालोगे ना। तो प्रॉब्लम पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या भाई। तो अंडोत्सर्ग करने में अगर असफल है तो कौन सी विधि द्वारा गर्भाधान किया जाएगा, कौन सा मेथड उपयोग किया जाएगा? तो डेफिनेटली उसका नाम GIFT है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये ऐसी महिला को लिए सजेस्ट किया जाएगा जो खुद अंडोत्सर्ग नहीं कर सकती, मतलब ओवर रिलीज नहीं कर रही है। हालांकि वो गर्भधारण कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती, सब कर सकती, पर वो जाइगोट मतलब ओवा नहीं बना सकती। ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ऐसे नर और मादा के लिए है जो निषेचन करने में असमर्थ है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऐसे दंपति के लिए जब नर आसानी से स्पर्म सीक्रेट नहीं कर पा रहा है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ऐसे दंपति के लिए है जब स्पर्म की मात्रा बहुत कम है, तो डायरेक्टली ओवा में अगर डालना है तो ICSI उपयोग करते हैं। तो ZIFT इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
प्रश्न क्रमांक 3, इसका सही जवाब बताइएगा कि इनमें से कौन कॉपर से बना गर्भ निरोधक है। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कॉपर से बना हुआ रहता है। कॉपर से बने हुए एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हैं बताइए। कॉपर टी, माला डी, माला एन, या सभी। एकदम क्लियर है कि माला डी और माला एन जो है बेटा ये तो दोनों हार्मोनल है, ये दोनों हार्मोनल है, ये हार्मोनल है। तो जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो बचा क्या, कॉपर टी। कॉपर टी वो मेथड है जो कॉपर से बना हुआ रहता है। तो ये आंसर यहां पर बढ़िया बन जाएगा। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 4 नंबर पे। 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ध्यान से बनाइए और सभी प्रश्नों को मतलब कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न का ये कॉन्सेप्ट क्यों बना, कैसे ये प्रश्न बनाया जा रहा है, क्या क्या मतलब है इसका। महिलाओं द्वारा जन्म नियंत्रण हेतु उपयोग की जाने वाली युक्ति कौन सी है। महिलाओं द्वारा इनमें से कौन सी ऐसे मेथड है जो महिला उपयोग कर सकती है ना, बताइएगा। डायफ्राम, कॉन्डम, या कॉपर टी, या उपरोक्त सभी। महिलाओं द्वारा जन्म नियंत्रण जो होता है वो उपयोग की जाने वाली युक्ति बताओ। ठीक है, तो बच्चे कई बार क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न को देखकर कंफ्यूज जाते हैं कि कॉन्डम जो होता है वो तो सिर्फ मेल के लिए होता है, बट याद रखना यहां पर एक फेविडोम्स भी है जो आपको पढ़ाया गया है, तो फेविडोम्स भी इसका आंसर सही है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर बैठेगा वो आंसर है उपरोक्त सभी, है ना। तो आप अब बनाओगे तो उपरोक्त सभी बनाएंगे यहां पर। तो डायफ्राम भी है, कॉपर टी भी है, कॉन्डम भी है, सभी फीमेल उपयोग कर सकती है। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 5वें नंबर पे। मैं आखिरी में जब ये क्लास खत्म होने मतलब चैप्टर जब कंप्लीट होने कगार पर आएगा तो मैं आपको बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाता जाऊंगा। ये तो मतलब एक प्रैक्टिस प्रश्न समझ लो, प्रैक्टिस आपके हो जाने चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर 100 सुपर 100 पीडीएफ वो मिले ही हुआ है तो वो भी आप बनाओगे ही, वो प्रश्न भी आपको मिलेगा ही। तो सब कुछ आसानी से धीरे 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 करके बस बढ़ाते चलो। बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं करने की जरूरत है, जितना एक दिन पढ़ा दिया वो बहुत हो गया आपके लिए। ठीक है, तो ये जो जितनी भी क्लासेस में जितना भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया बहुत स्लोली पढ़िए, आसानी से पढ़िए और उसके ऊपर क्वेश्चन भरपूर बनाइए। 8-10 तो मैं डेली में खुद ही करवा रहे हो, 6-7 क्वेश्चन। बाकी जो बचे हुए प्रश्न आप खुद से बनाएंगे तो वो आपके लिए उतना अच्छा होता चला जाएगा। इंट्रायूट्राइन युक्ति, आईयूडी से निकलने वाले कॉपर आयंस क्या करते हैं। कॉपर आयन का काम क्या था वहां पर, अंडोत्सर्ग को रोक देते हैं क्या वो कॉपर आयन, क्या वो यूट्रस को अंतरोपण के लिए अयोग्य बना देते हैं, शुक्राणुओं की फैगोसाइटोसिस की क्रिया को बढ़ाते हैं, या शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देती है। तो एकदम प्रॉपर आंसर बताना है कि कॉपर आयन का स्पेशल रोल क्या है। कॉपर का स्पेशली कॉपर वहां पर क्या करेगा, यूट्रस को अंतरोपण के लिए अयोग्य बना देगा, अंडोत्सर्ग को रोक देगा, शुक्राणुओं की फैगोसाइटोसिस की क्रिया को बढ़ा देगा, या शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देगा। सबसे सही आंसर आपको इनमें से क्या लगता है। देखो, अंडोत्सर्ग को कोई प्रभाव नहीं पहुंचा सकता, यूट्रस को भी कोई खास प्रभाव कॉपर टी नहीं पहुंचा सकता, शुक्राणुओं की फैगोसाइटोसिस को कुछ हद तक बढ़ाता तो है लेकिन सबसे ज्यादा सही आंसर है वो गतिशीलता को कम कर देता है। इसलिए डी ऑप्शन बनेगा, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करने का सबसे सही आंसर। फैगोसाइटोसिस करता है कुछ हद तक लेकिन उतना प्रॉपर आंसर नहीं होगा। ज्यादा आंसर ये गतिशीलता को कम कर देगा, सेडेट कर देगा, और गतिशीलता को कम तो निषेचन को रोकने का काम कॉपर टी करता है, निषेचन को रोक देता है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, ये प्रश्न भी ध्यान से सुनिए और बताइए क्या सही आंसर आपके हिसाब से हो सकता है। पहला कथन है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 हार्मोन मोचक आईयूडीज हैं। क्या ये बात सही है आपको लगता है, या कुछ आईयूडी से निकलने वाले कॉपर आयंस यूट्राइन भित्ति जो भ्रूण को सहारा देती है को प्रभावित करते हैं और इस प्रभाव प्रकार जो है गर्भ निरोधक का कारण बनते हैं। तो देखो, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 हार्मोनल मोचक आईयूडी नहीं है, तो पहला आंसर गलत है। आईयूडी से निकलने वाला कॉपर आयन कभी भी यूट्रस को प्रभाव नहीं पहुंचाता है, वो पहुंचाता है हमेशा स्पर्म को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन भी गलत है। तो मेरे हिसाब से कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 7वां आप देखिए, यहां पर अब इसके बारे में बताते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए जिसमें दोनों कथन गलत हो। दोनों कथन गलत है उनको चुनना है। बहुत ध्यान सुनना, कई बार आदमी सही सही लगा देता है, ये दोनों सही है, ये आंसर हो सकता है, गलत को लगाना है। कंडोम जो है, कॉन्डम जिसे अपन कहते हैं, शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है। क्या ये बात सही है?
पहला ही आंसर गलत है, गतिशीलता को नहीं, वो अंदर जाने ही नहीं देता। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, ये भी गलत बात है, ये मेल उपयोग कर ही नहीं सकता। आईयूडीएस को प्रशिक्षित नरों और के द्वारा अंदर डाला जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। बंधकरण गर्भधारण को रोकने की अंतिम विधि है, बिल्कुल सही बात है कि नसबंदी जो है सबसे आखिरी विधि है, उसको कर दिए तो वो तो परमानेंट हो गया। तो पहला और दूसरा आंसर हमारे हिसाब से गलत है और बाकी आंसर सही है, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, पहला और दूसरा आंसर गलत है इनमें से। क्या प्रशिक्षित नर के द्वारा ही डाला जा सकता है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में पहुंच रहे हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन के सबक्यूटेनस अंतरोपण, सबक्यूटेनस मतलब परत त्वचा के अंदर अंतरोपण को संबंधित कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? यह गर्भ निरोधक है, सही बात है। यह अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करके शुक्राणु की गतिशीलता को रोकने का कार्य कर सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही, अंडोत्सर्ग को भी रोक सकता है ये। माचिस की तीलियों के आकार के प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड के कैप्सूल कोहनी के ऊपर बाहें में त्वचा में लगाए जाते हैं, ये बात भी सही है। हमें लग रहा है ये तीनों आंसर इसमें से सही होंगे। ठीक है, तीनों आंसर इनमें से सही होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर यहां पर सही बन जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं। ठीक है, और उनमें से जो प्रश्न आपसे ना बने उनको बार बार पढ़िए और खूब बनाइए, जब नहीं बनेगा तो फिर और आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर टू बी कंटिन्यू, ट्यून अच्छे से पढ़ते रहिए और चीजों को बहुत धीरे धीरे बारीकी से याद करना, ताकि प्रश्न बनने ही चाहिए हमसे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद आपका, बाय बाय।